आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का विषय पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय में हमें वाक्य में आए प्रत्येक पद का परिचय देना होता है। पद परिचय के लिए हमें विकारी और अविकारी शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी व्याकरण का विषय पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा पढ़ने से पहले हम एक बार विकारी शब्द के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि विकारी शब्द का ही एक भेद होता है संज्ञा। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, विकार शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव आना। तो विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं: लिंग, वचन, कारक और एक होती है काल। ठीक है, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 4। लिंग, वचन, कारक और काल। तो जो ये शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ हैं 4, इनके कारण जिनमें परिवर्तन यानी बदलाव आ जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द की डेफिनेशन, परिभाषा क्या बनी? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन या बदलाव आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मेरा, मेरा का मेरी बन सकता है अगर मतलब स्त्रीलिंग आ जाए तो। मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है। जैसे कि एक उदाहरण से देख लेते हैं। राम खाना खाता है। ठीक है, आगे है रमा खाना खाती है। ठीक है, तो इनमें चेंज, बदलाव किस में हुआ? परिवर्तन किस में हुआ? इसमें खाता है और खाती है। और किसके कारण बदलाव हुआ? लिंग के कारण। राम क्या है? पुल्लिंग। और रमा क्या है? स्त्रीलिंग। तो मैंने अभी बताया कि लिंग परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं। तो लिंग, वचन, कारक और काल। तो इसमें परिवर्तन लिंग के कारण हुआ। ठीक है, और जिसमें बदलाव आ जाए वो क्या होता है? विकारी शब्द। तो इसमें खाता है और खाती है क्या है? विकारी शब्द। ठीक है, आगे है भेद। तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं विकारी शब्द के। 4: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो संज्ञा किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की। सर्वनाम भी किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की। और विशेषण किसकी बताता है? पर विशेषण की। और क्रिया किसकी विशेषता बताती है? क्रिया विशेषण की। ठीक है, संज्ञा विशेषण की विशेषता, सर्वनाम भी विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण पर विशेषण की और क्रिया क्रिया विशेषण की। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, अब देखो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, कोई भी नाम। जैसे हम अपने आसपास के उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, चारपाई पे बैठे हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं, पेन से लिख रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो, इरेजर से साफ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी तो परिभाषा क्या हुई संज्ञा की? कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। विकारी शब्द अभी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी
विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी प्राणी, व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी गुण का नाम हो या फिर कोई भाव हो, उन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं, प्राणियों के नाम में क्या क्या हो सकता है? मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। वस्तुओं के नाम क्या क्या हो सकते हैं? अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ। ठीक है। और भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ठीक है, बचपन, ये सारे क्या हैं? भाव हैं। जवानी। आया समझ में? तो जो इन प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण से और समझ लेते हैं, जैसे कि है नवीन कल दिल्ली, नवीन कल दिल्ली गया। ठीक है। तो इसमें से हमें संज्ञा छांटनी है। तो इस वाक्य में नवीन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, और दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है। तो इसमें नवीन और ये दिल्ली क्या है? दोनों संज्ञा है। आगे समझ में? ठीक है। आगे है, अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं इनको 5 भी पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जिसको प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, व स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, हरि, सुरेश, कुरान, गीता, रामायण, ताजमहल, दिल्ली, जयपुर, दक्षिण, पूर्व, भारत, भारतीय, गंगा, हिमालय, होली। ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी स्थान हो, वस्तु हो, उन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष एक व्यक्ति के बारे में पता चल रहा हो, किसी विशेष स्थान के बारे में पता चल रहा हो। ठीक है। जैसे हिमालय है, हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। ठीक है। होली एक त्योहार का नाम है। ठीक है। भारतीय, भारत में रहने वालों को भारतीय कहा जाता है। गंगा नदी का नाम है। कुरान एक पुस्तक का नाम है। भारत देश का नाम है। तो ठीक है, ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नाम है, और इनको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। आगे है जातिवाचक संज्ञा, जिसको कॉमन नाउन भी बोला जाता है। जातिवाचक, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, उससे उसकी पूरी जाति का बोध हो, कोई। ठीक है। जैसे कि आगे देखते हैं, जैसे मान लो लड़का है, तो लड़का शब्द से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध हो रहा है। ठीक है। अगर हमने बोला लड़का, तो लड़का कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बोलेंगे राजेश, तो राजेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
आया समझ में? तो लड़का शब्द सभी लड़कों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए लड़का शब्द यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे है पशु पक्षियों या पशु पक्षी। तो पशु पक्षियों में क्या है, सारे पशु पक्षियों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए पशु पक्षी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे समझ में? अगर किसी विशेष पक्षी या पशु का नाम लिया जाए तो वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। आगे है वस्तु। तो अगर हम वस्तु शब्द बोलेंगे तो वस्तु शब्द से सभी वस्तुओं का बोध हो रहा है, जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का बोध होगा वस्तु से। ठीक है। तो वस्तु शब्द भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आगे है नदी। तो नदी शब्द के कहने से सभी नदियों का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए नदी शब्द यहाँ क्या है, जातिवाचक। अगर हम नाम लें कि गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, तो वो किसी एक विशेष नदी का बोध कराएगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पर नदी जातिवाचक संज्ञा है। आगे है मनुष्य। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। ठीक है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, पूरी जाति का बोध हो गया, इसलिए मनुष्य शब्द भी यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। आगे हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है। भाव, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो शब्द किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था, दोष आदि का बोध होता है या बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी प्राणी या पदार्थ के गुण, स्वभाव, अवस्था, दोष आदि का बोध हो, तो इसके अंदर किन किन चीज़ों का पता चलेगा, किसी व्यक्ति का गुण, क्या गुण है, भाव, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी अवस्था, उसका दोष, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, भाववाचक संज्ञा के अंदर। जैसे कि थकान, मिठास। ठीक है, थकान, मिठास, मिठास क्या है, गुण है किसी चीज़ का। ईमानदारी स्वभाव है, गुण है। उत्साह, ठीक है, बचपन, बचपन एक अवस्था है। गरीबी, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी क्या है, एक अवस्था है। आज़ादी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, भाववाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब दो भेद बचते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इनको समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक के अंदर भी गिना जाता है, लेकिन यहाँ हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है, समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह एक से ज़्यादा व्यक्ति, प्राणी जहाँ हो, ठीक है, झुंड का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, दरबार। ठीक है, दरबार भी कब लगता है, जब वहाँ पर मतलब ज़्यादा आदमी बैठे हों, तभी दरबार। सभा भी उसी को कहा जाता है। कक्षा भी एक, अगर बच्चा क्लास में बैठा है तो हम उसको कक्षा नहीं कहेंगे, ज़्यादा बच्चे बैठे होंगे तो उसको क्या कहा जाता है, कक्षा, बच्चों के समूह। जनता, भीड़। ठीक है, और वस्तुओं के समूह को क्या, गुच्छ, कुंज, मंडल। वस्तुओं का समूह, गुच्छ, कुंज, मंडल। तो ये जितने भी शब्द आए हैं यहाँ, ये सारे समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये किसके अंदर आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन भी इसको बोला जाता है।
तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो या ऐसी चीज़ें जिनसे अन्य सामान बनाया जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, स्टील क्या है? स्टील के हमारे बर्तन बनते हैं। लोहा, लोहे से भी अनेक चीज़ें बनती हैं। पीतल से भी अनेक चीज़ें बनती हैं। ठीक है, घी, तेल, मापतोल की चीज़ें हैं। लकड़ी से भी चीज़ें बनती हैं, ऊन से भी, सोना भी और चावल से भी। ठीक है, तो जो चीज़ें नाप तोल वाली होती हैं उनको द्रव्यवाचक कहा जाता है, और जितनी भी हमारी धातुएं मेटल आती हैं उनको भी क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो माप तोल वाली चीज़ें जो तरल पदार्थ होते हैं वो, और ये जितनी भी धातुएं होती हैं वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कहीं कहीं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। अब विभीषण कोई व्यक्ति विशेष है। हमने ऊपर पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि किसी विशेष व्यक्ति का जो बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार, इस भाव के अनुसार, वह तो विभीषण निकला, विभीषण है नहीं, विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। मतलब जिस व्यक्ति को विभीषण यहाँ कहा गया है उसने विभीषण की तरह कोई काम किया है, इसलिए उसको विभीषण की यहाँ उपाधि दी गई है। ठीक है, तो यहाँ विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा न होके क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे है देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, तो जयचंद एक देशद्रोही था, तो उसी का नाम लेकर ऐसे ही लोगों की ओर संकेत किया है जो जयचंद की तरह काम करते हैं। इसलिए जयचंद यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे है कुछ जातिवाचक है जिनका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ जातिवाचक शब्द भी हैं जिनका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। अब नेताजी शब्द सभी नेताओं की जाति के बारे में बता रहा है, तो इसके अनुसार ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो यहाँ नेताजी किसके लिए प्रयोग हुआ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। तो यहाँ नेताजी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस। आगे है पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पंडित जी किसके लिए प्रयोग हुआ है? वैसे पंडित शब्द हो तो जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे है कुछ भाववाचक शब्द होते हैं जिनका हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। भाववाचक का जातिवाचक के रूप में, जैसे किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं मैं सोच नहीं सकता। अब अगर अकेला बुराई शब्द आए तो बुराई क्या है? एक दोष है। क्या है? एक दोष। और गुण, दोष, भाव, स्वभाव, अवस्था हमने किस में गिना था? भाववाचक संज्ञा में गिना था। ठीक है, तो अकेला जो बुराई शब्द होता तो वो क्या होता? भाववाचक संज्ञा।
तो किसी में इतनी बुराइयां हो सकती हैं मैं सोच नहीं सकता। तो बुराइयों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, तो बुराइयों की जाति का बोध करा रहा है ये, इसलिए यहाँ बुराइयाँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे है, हम सब की प्रार्थनाएं बेकार न जाएंगी। तो प्रार्थनाएं भी यहाँ क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, इसलिए ये बहुवचन होने के कारण क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमने नोट करके लिखा भी है नीचे कि जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, जब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, जैसे बुराई का बुराइयाँ, प्रार्थना का प्रार्थनाएं, तो ये बहुवचन रूप हैं भाववाचक संज्ञाओं की, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का विषय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। दे रखा है सही विकल्प चुनें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है, नाम। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु या स्थान या फिर भाव का नाम हो तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। आगे हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कहीं कहीं संज्ञा के 5 भेद भी पढ़े जाते हैं। हमने भी व्याख्या में संज्ञा के 5 भेद पढ़े हैं, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा जातिवाचक के भेद माने जाते हैं। इसलिए अगर संज्ञा के भेद पूछे जाएं तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं नहीं है? तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें वो छांटना है जिसमें सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी भी व्यक्ति, पुरुष, स्थान आदि की जाति का बोध कराए उसको जातिवाचक कहते हैं। जैसे देश है, तो देश शब्द से हमें क्या पता लग रहा है कि मतलब सभी देशों के नाम का बोध करा रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक देश के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही है, यह उनकी जाति के बारे में बता रहा है। देश, शत्रु, ठीक है, शत्रु भी, शत्रुओं की जाति, बूढ़ा भी। ठीक है, तो इसमें ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है। ख में हम देखते हैं सेवक, आदमी, लड़का। ठीक है, तो सेवक नौकरों की जाति का बोध करा रहा है, आदमी भी मनुष्य जाति का बोध करा रहा है तथा लड़का भी, इसलिए इसमें भी तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। माता, पिता, देव, ये भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखते हैं बचा लास्ट, चोर, दानवता और बच्चा। ठीक है, तो यहाँ दानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चोर और बच्चा तो क्या है? जातिवाचक, लेकिन दानवता यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारी भाववाचक संज्ञाएं नहीं है? तो पशुता भाववाचक है, बचपन भी, देवत्व भी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मिठास भाववाचक है, ऊंचाई, गरीबी, घ वाला भी, सच्चाई, ईमानदारी, बुढ़ापा, तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब बचा क्या? ग, इसमें सरलता क्या है? भाववाचक है। ठीक है, पक्का, मेरा, मेरा इसमें क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। पुरुष शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पुरुष शब्द सभी पुरुषों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए। भाववाचक जिसमें भाव, दशा, अवस्था का बोध हो। ठीक है, और द्रव्यवाचक
जिसमें नाप तोल वाली चीज़ें आए, कोई धातु का नाम आए, वो द्रव्यवाचक होती है। तो पुरुष क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। आगे दे रखा है बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा हमारे जीवन की एक अवस्था है, और अवस्था किस में आती है? भाववाचक संज्ञाओं में आती हैं। तो यहाँ पर बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। आगे है वाराणसी प्रसिद्ध नगर है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। तो वाराणसी किसी विशेष स्थान का नाम हो गया ना। वाराणसी से हमें सीधा वाराणसी के बारे में बोध हो रहा है, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वाराणसी यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना का संज्ञा भेद क्या है? सेना का द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो सेना, सैनिकों के समूह को क्या कहा जाता है? सेना कहा जाता है। तो जो समूह या समुदाय का बोध कराए वो क्या होती है? समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दोनों को जातिवाचक का भेद भी माना जाता है। ठीक है, जातिवाचक। आगे है अहम शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो अहम शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अहंकार। ठीक है, अहंकारी शब्द क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। अहंकार एक भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। चांदी का संज्ञा भेद क्या है? चांदी का संज्ञा भेद क्या है? तो चांदी जो नाप तोल वाली वस्तुएं होती हैं और जिन चीज़ों से कोई अन्य वस्तुएं बन सकती हैं वो द्रव्यवाचक में आती हैं, इसलिए चांदी क्या है? यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है संज्ञा के 3 प्रमुख भेदों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो पहले भी प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, ठीक है, और दूसरा क्या है? जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ इनके 2-2 उदाहरण देने हैं। तो कोई भी 2 नाम लिख दो, जैसे मोहन है। ठीक है, मोहन किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक। ताजमहल किसी विशेष स्थान का नाम हो गया ना, तो इसलिए ये ताजमहल यहाँ व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब हम देखते हैं जातिवाचक के। जातिवाचक का क्या है? जैसे लड़का है, तो लड़का सभी लड़कों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए लड़का जातिवाचक हो गया। मनुष्य है, मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। स्त्री है, स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो जो ऐसे कि पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञाएं हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है अपना भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक में मैंने बताया कि कोई भी भाव, दशा, अवस्था, ठीक है, इनका बोध हो वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि शत्रुता, तो शत्रुता का भाव हो रहा है ना यहाँ पे। शत्रुता, मित्रता, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सारे क्या हैं? पशुत्व, ठगी, स्त्रीत्व, देवत्व, आपा, अपनापन, निजता, ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप से कीजिए। जो खाली स्थान दे रखे हैं वो हमें इनकी भाववाचक संज्ञाएं बनाकर भरने हैं। ठीक है, इन शब्दों की हमें क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो खाली स्थान, मैं उसके खाली देखकर डर गया, तो पागल, इसकी क्या बनेगी? मैं उसके पागलपन को देखकर डर गया। तो पागलपन यहाँ पर क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। यहाँ तुम्हारी चतुर नहीं चल पाएगी, तो क्या आएगा चतुर की जगह? यहाँ तुम्हारी चतुरता, यहाँ तुम्हारी चतुरता नहीं चल पाएगी। आम में बहुत मीठा है, या तो यूँ होता आम बहुत मीठा है, तो क्या होता? उसकी विशेषता बताता, मीठा विशेषण हो जाता। लेकिन हमें यहाँ भाववाचक संज्ञा बननी है। तो आम में बहुत मिठास है, आम में बहुत मिठास है। ठीक है। वह अपनी खालिस्तान के कारण दुखी है, तो वह अपनी गरीब का क्या बन जाएगा? गरीबी के कारण दुखी है। तो गरीबी भाववाचक संज्ञा हो गई यहाँ पर।
खालिस्तान व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो आलसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आलसी का आलस्य हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। आलसी तो विशेषण शब्द है और जब हम इसका भाववाचक रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, आलस्य। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं उसके पागलपन को देखकर डर गया। यहाँ तुम्हारी चतुरता नहीं चल पाएगी। आम में बहुत मिठास है, वह अपनी गरीबी के कारण दुखी है। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आगे क्या दे रखा है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी जा रही हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। तो जहाँ ये शब्द दे रखे हैं ना, इनको छाट कर हमें इनके नीचे लिखना है। सबसे पहले हम इन सब में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाटेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है, सबसे पहले कोलकाता। कोलकाता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें राकेश। राकेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए राकेश। गीता, ताजमहल, ताजमहल। तो कौन कौन से शब्द हैं इसमें व्यक्तिवाचक, कोलकाता, राकेश, गीता और ताजमहल, ठीक है। अब हम छाटेंगे भाववाचक। भाववाचक सेब, ठीक है। सेब वैसे तो फ्रूट विशेष का नाम है, फल विशेष का नाम है, लेकिन सेब की भी जातियां होती हैं, अलग अलग तरह के सेब होते हैं, जैसे आम भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो इनकी जातियां पाई जाती हैं, इसलिए सेब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और एक शहर, शहर शब्द से हमें शहरों की जाति का बोध हो रहा है, किसी विशेष शहर के बारे में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही चाक, कई तरह के चाक होते हैं, ठीक है। आगे है घर, ठीक है। आगे क्या है, साइकिल। साइकिल क्या है यहाँ पर, भाववाचक जातिवाचक संज्ञा है साइकिल, ठीक है। आगे हम भाववाचक, लालिमा, ठीक है। लालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा, लालिमा। आगे है ईमानदारी, गुण है ईमानदारी का, ठीक है। आगे है बुढ़ापा, ठीक है। बुढ़ापा एक अवस्था है। आगे समझ में, आगे क्या दे रखा है, भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो हंसना शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। हंसना का भाववाचक क्या बनेगा, हंसी। हंसना का हंसी। ऊंचा का ऊंचाई, ऊंचा का क्या बनेगा, ऊंचाई। और कड़वा का क्या बनेगा, कड़वाहट, कड़वाहट। बच्चा का बचपन, ठीक है, बचपन। मानव का मानवता और देवता का देवत्व, देवता का देवत्व। हंसना हंसी, ऊंचा ऊंचाई, कड़वा कड़वाहट, बच्चा बचपन, मानव मानवता, देवता देवत्व।